नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन हम कर रहे हैं ये है योग प्राणायाम के ऊपर। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं यहाँ यूके लंदन से आप सबको योग के प्राणायाम काफ़ी मैंने आपको वीडियोस पहले से रिकॉर्ड करके भेजी हुई है। आप अगर मेरे फेसबुक पे आप मेरे फ्रेंड बन गए हैं तो वहाँ पर आपको सारा एक्सेस मिलेगा। आप पिछले वीडियोस को ऐसे स्क्रॉल डाउन करके वहाँ नीचे देखें, डेट के ऑर्डर में आप वीडियोस को सबको देखें। और उसमें मैंने सारी जो प्राणायाम है, जो इस स्थिति में ये जो कोविड-19 ये कोरोना जो वायरस है, तो हमने यही सोचा था कि हम लोगों को वो चीज़ें सिखाएं जिससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े, तो आपका जो इम्यूनिटी है वो बढ़े। और उसके लिए प्राणायाम जो है एक बहुत ही अच्छी एक 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 रास्ता है, एक तरीका है, एक टूल है जिससे आप उन रोगों को आप उनके साथ लड़ सकते हो। ठीक है, तो आप जो हमारे सारे वीडियोस बने हुए हैं तो वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, मगर आपको स्क्रॉल डाउन करके उस डेट ऑर्डर में देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि वो मतलब पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, उसके बाद आपने उज्जयी प्राणायाम करना है, फिर अनुलोम विलोम करना है। तो ये सारे जो ऑर्डर है वो पहले बताए हुए, इसलिए इन सब प्राणायामों की मैं बात करूँगा तो मेरे ध्यान में यही होगा कि आपने वो सब कुछ देखा है। अगर नहीं देखा वो आपको देखना पड़ेगा। मगर आज मैं ये छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये समझाने के लिए कि इसमें कॉमन जो गलतियां हैं, जो साधारण गलतियां जो लोग करते हैं बहुत सी प्राणायाम अपने प्राणायाम की इस अभ्यास में, इस प्रैक्टिस में, वो क्या है। तो पहले तो देखो, आपको एक ऐसे कमरे में बैठना चाहिए जहां पर आप खिड़की खोल सके, हवा अंदर आ सके। तो आपको अच्छी मतलब साफ हवा की भी जरूरत है। तो अगर आप सुबह प्राणायाम करेंगे जब ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वृक्ष जो है रात के समय के ओवर वो अपना ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदगी है वो ले जाते हैं अंदर। तो अगर इसलिए 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे लोग प्राणायाम अगर जो करते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अगर खिड़की खुली हो और आपका जो कमरा है उसमें अच्छी मतलब हवा हो, ठीक है ना, मतलब गंदी हवा ना हो। तो पहले तो एक साफ जगह आप अपने घर में देखें, किसी कमरे में, वहां पर ही आप बैठे और आप लगातार एवरी डे आपने आधा घंटे से लेके 1 घंटा प्राणायाम के अभ्यास आपने करना है। कम से कम अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आधा घंटा ही करना है आपने। तो ये एक अनुशासन आपने अपने जीवन में लेके आना ताकि आपकी दिनचर्या जो है वो बदले और आप इस चीज़ को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकें। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। जहां भी आप बैठे वो एक स्थान को अपना ही स्थान बना ले और वहां पर ही आपने हर दिन बैठना है। और एक ही समय, हो सके तो एक ही समय निर्धारित करें कि मैंने इस दिन मतलब हर दिन इस समय पे बैठना। अगर मैं 6 बजे बैठूं, 6, 6:15 तक आप बैठ जाएं। अगर आपने 7 बजे करना है, 8 बजे करना है, तो आप वही टाइम हर दिन रखें प्राणायाम के लिए। तो एक स्थान और एक ही समय, और आप सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो। अगर आपको कोई रोग है या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप उसको 2 बार भी दिन में कर सकते हो। खाली पेट करना है ऑब्वियसली, तब उससे पहले 2 ग्लास गर्म पानी के पी लो, क्योंकि पेट में पानी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कई जो हमारे टॉक्सिन्स, जो शरीर के अंदर जो बीमारी जो गंदगी होती है वो निकलती है बाहर। तो पानी की आवश्यकता होती है कि पेट में आपके पानी हो, तब जब आप पेशाब करेंगे आप जब, है ना, तो तब वो सब बाहर निकलेगा। और सांस श्वास के द्वारा भी हम टॉक्सिन्स को तोड़ते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, अपने शरीर से। तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेंटेन रखे, है ना। अगर आपके साथ और लोग भी कर रहे हैं तो कम से कम वो 2 मीटर की दूरी पर कम से कम बैठे, है ना, अगर हो सके तो ज़्यादा भी। और आपने आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई भी आपके ध्यान को भंग ना करे। आपका मन ऐसे इधर उधर नहीं तो भटकेगा। अगर आपने टीवी ऑन किया है
आप टीवी ऑन करेंगे, वीडियो भी देखेंगे, फ़ोन भी आपके पास है, आप फ़ोन को बार बार देख रहे हो, ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। शरीर जो है वो हिलना नहीं चाहिए, आपका ध्यान एक पासे लगना चाहिए, एकाग्रित होना चाहिए। जब हम शरीर बीच में हिलाते हैं तो हमारा ध्यान टूट जाता है। ये जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, जब आप इसको सही करने लग जाएंगे, आप पुरानी वीडियो को जब देख के करने लग जाएंगे, तब आप एक ही सिटिंग में आधे से लेके 1 घंटा एक ही सिटिंग में लगातार आंखें बंद करके बैठेंगे और उसमें आप हिलेंगे नहीं। अगर आपको हिलना पड़े ऐसे अपने बाजुओं को हिलाने के लिए, कलाइयों को हिलाने के लिए, लातों को हिलाने के लिए, ये इसलिए है क्योंकि आपके बॉडी में अभी भी पेन है, तो आप सुखी तरीके से बैठ नहीं पा रहे। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में पहले यही कहा था कि उन्होंने केवल एक ही आसन की बात की थी, वो थी सुखासन। सुखासन ये होती है चौंकड़ी मार के जब हम ऐसे बैठते हैं, क्रॉस लेगेड ऐसे, ये सुखासन है। उन्होंने केवल इसके बारे में बोला था कि स्थिर सुखम आसनम अथ योग अनुशासनम, कि अगर आप स्थिर और सुखी तरीके से इस आसन में बैठ सकते हो तो आप प्राणायाम की जो सब प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब कुछ ये कर पाओगे। मगर प्राणायाम स्वयं ही आपको ध्यान में एक ले जाती है, तो और बहुत ही वो सुंदर अनुभव होते हैं। मगर ये है कि अगर आप बार बार ऐसे हिलोगे, कभी ऐसे हिलोगे, कभी टांगों को ऐसे करेंगे, तो वो इसीलिए बताते हैं बीच में क्योंकि कई लोग ऐसे बैठ नहीं पाते, 10-15 मिनट बाद उनको हिलना पड़ता है, तो अपने आप को थोड़ा शिथिल करना पड़ता है उनको, ताकि वो सिर्फ से सहज हो जाए। मगर कहने का यही तात्पर्य है कि वो उनका जो शरीर है वो अभी अनुशासित नहीं है प्राणायाम करने के लिए। तो इससे ज़्यादा बेहतर है हिलने के बजाय कि आप, और या तो ऐसे बैठ सकते हो या तो सिद्ध आसन में एक टांग ऊपर करके, या दोनों टांगों को ऊपर करके पद्म आसन में। मगर अगर ऐसे ना बैठ पाओ आप और आपको थोड़ी देर बाद हिलना पड़ेगा, तब आप ऐसे इस कुर्सी पे ऐसे बैठो, और साइड में आपके आर्म चेयर हो सकती है जहाँ पर आर्म्स हो, ताकि इसमें क्या हो सकता है आपको नींद भी आ सकती है आप प्राणायाम करते करते, तो ये ना हो आप गिर जाएं और फिर साइड को कहीं पर आप गिर जाएं। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट होना चाहिए कुछ, या आप सोफे के ऊपर बैठ सकते, पीछे आप अपना पीछे ऐसे ढांसना लगा के भी बैठ सकते हो, ठीक है ऐसे। तो पैर जमीन से जुड़े होने चाहिए, इनमें फासला उतना होना चाहिए जितना कंधों का फासला है, और आराम से ऐसे, ना ज्यादा आपने अकड़ के ऐसे बैठना है, ना ऐसे स्लम्प्ड होके ऐसे बैठना है, ठीक है ना, अपने आराम से। और ज्यादा भी जो लोग अपने छाती को बहुत ज्यादा बाहर करते ऐसे करके ऐसे बैठना, तो ये पीछे कमर में दर्द होने लग जाता है, ये भी गलत है, ऐसे नहीं बैठना। तो सहज रहो, और अपने बाजुओं को ऐसे भी नहीं करना, यहाँ पर भी टेंशन है, देखो टेंशन हो रही है, शरीर में कहीं टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए शरीर पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए जब हम श्वास ले, कंधे नहीं उठने चाहिए जब हम श्वास अंदर ले। ये सब चीजें कॉमन गलतियां हैं, जो साधारण गलतियां हैं जो बार बार लोग करते हैं। तो ऐसे नहीं बैठना, ऐसे आराम से हथेलियों को ऐसे रखें ऊपर की ओर खुली, और हाथ की एक मुद्रा होती है प्राणायामों में, तो हम अलग अलग मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। ये 5 तत्व है, ये अग्नि है जो अंगूठा है, ये पहली उंगल इंडेक्स फिंगर को हम वायु बोलते हैं, ये बीच की जो उंगल सबसे लंबी है इसको हम आकाश बोलते हैं या स्पेस और ईथर, और ये जो है रिंग फिंगर जो है इसको पृथ्वी बोलते हैं, और ये चीची जो है ये जल, ये हमें ये है पानी, जल। तो ये 5 तत्व है, हम जब इनको ऐसे किसी तरीके से इनको ऐसे जोड़ते हैं तो वो तत्व जो है वो हमारे शरीर में जागृत हो जाते हैं। तो एक हर प्राणायाम में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं होती है, मुद्राओं से हमारा श्वास भी उस प्रकार से उन तत्वों के साथ वो काम करता है, ठीक है ना। तो उसका प्राण के बहने की, शक्ति की बहने की एक प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है इन मुद्राओं से, इसलिए उन मुद्राओं को रखना भी जरूरी है। एक ही मुद्रा आप एक प्राणायाम में रखते हो, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, आपने दूसरी सारी जो पुरानी वीडियोस है फेसबुक पे वो सब है, अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी, मगर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और पहले दिन से शुरुआत करें और उन सब प्राणायाम को करें। और जो मैं अब बात कर रहा हूँ कि ये प्राणायाम है, ये तो आप ऐसे मैं बात करूँगा जैसे आपने वो सब कुछ देखा है,
अगर नहीं देखा तो वो देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो अब मैंने कम से कम आपको दो हफ्ते अब हो गए लगभग, अब आप अपने आप कर रहे हो। मैंने आपको सारी वीडियोस हिंदी में भी दी हुई है और सारी अंग्रेजी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी। तो इसका ऑर्डर आप समझ ले। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 3 प्रकार की भस्त्रिकाएं मैंने आपको दी है, इससे भी अनेकों और है। प्राणायाम 100 से ऊपर है प्राणायाम असल में। तो आपको क्या करना है, पहले आपने 3 प्रकार की भस्त्रिका प्राणायाम करनी है, उसके बाद कपालभाति, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम जो गले के लिए है, उसके बाद अनुलोम विलोम जो मस्तिष्क के लिए है और पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम जो आपके मस्तिष्क को शांत करेगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक्स, माइग्रेन्स के लिए, उसके बाद उद्गीत प्राणायाम जिससे हम अपने हृदय और तीसरे नेत्र को अपने जीवात्मा के साथ जोड़ते हैं। मतलब एक प्रक्रिया है ये भी श्वास लेने की। उद्गीत प्राणायाम है, इसमें प्रणव का उच्चारण मगर सिर्फ ध्वनि के साथ करना है, बोल के नहीं करना, ओंकार का उच्चारण जिसको बोलते हैं। तो ये हो गए जो मैंने आपको श्वास लेने की प्रक्रियाएं बताई है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए भी और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोगों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को आप बदलें और इसको अपनी दिनचर्या में लेके आएं। कम से कम आधा घंटा अगर आप अपने आप को नहीं दे सकते तो आपकी दिनचर्या में कोई ना कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने अपने लिए ये समय निकालना है, ये बहुत जरूरी है। और हो सके तो 1 घंटा सुबह भी और शाम भी, मगर एक सिटिंग भी कर ले वही बहुत है। देखो, एक बार भी आप कर ले तो कम से कम आपका एक अनुशासन तो है ना कि आप हर दिन करेंगे। और कहते हैं अगर आप लगातार 40 दिन करेंगे, हमारा जो कल्चर है, हमारा ये जो हमारा धर्म है, इसमें 40 दिन का बड़ा महत्व है। उसमें आपकी जो भी कोई प्रक्रिया है वो पक्की हो जाती है। ठीक है ना, तो 40 दिन तो आपने कम से कम करना। अगर आप 9 महीने लगातार करेंगे प्राणायाम, तो कहते हैं कि आपके शरीर की जो सारी जो सेल्स है उनका पूर्ण ये परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपके अंदर, बायोकेमिस्ट्री का चेंज पूरा। जैसे नया शरीर नहीं बनता, जैसे बच्चा 9 महीने में बन जाता है, ऐसे ही आपका शरीर फिर से पुनः आप जीवित हो जाते हैं। कहने का मतलब एक नया शरीर जिसमें सारा कुछ अंदर का अपने आप एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज अंदर की एक्सरसाइज है ना, तो सारे के अंदर के अंग आपके स्वस्थ हो जाते हैं और आपकी सेल्स जो है सारा कुछ वो बायोकेमिस्ट्री परफेक्शन में एक अच्छे स्टेट में आ जाती है, एक अच्छे लेवल पे आ जाती है। तो ये अब मैंने आपको समझा दिया कि कैसे बैठना है और कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है और फिर आपने किस ऑर्डर में प्राणायाम को करना है। ठीक है ना, तो पहले कौन सा फिर उसके बाद कौन सा। कोई भी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट लगातार होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और आंखें हमेशा ही बंद रहनी चाहिए। हम हमेशा नाक के द्वारा श्वास अंदर लेंगे और नाक से ही निकालेंगे। कई प्राणायाम है जिसमें मुख से भी अंदर लिया जाता है, मैंने वो कोई नहीं सिखाया। ठीक है ना, सिर्फ नाक से अंदर लेना है, नाक से निकालना है। मगर 3 तरीके हैं नाक से हवा खींचने की। 3 प्रकार की श्वास लेने की प्रक्रियाएं हैं। एक तो है सीधा नाक से खींचना, यहां से शक्ति लगानी, जिसको नेजल ब्रीदिंग बोलते हैं। एक तो है यहां से, जहां हमारा अनाहत चक्र है, हृदय का चक्र, जहां पर हम बोलते हैं यहां पर हमारा जीव आत्मा, हमारी जो रूह है वो बैठती है, स्पिरिट या गोस्ट बॉडी, यहाँ पर जिसको आत्मा राम भी बोलते हैं, वो यहाँ बैठती है। फिर यहाँ से श्वास खींचना, इससे फेफड़े हमारे फूलते हैं, हमारी छाती फूलती है, फेफड़े फूलते हैं। ठीक है ना, और फिर पूरे फेफड़ों को भर के फिर वो पेट तक लेके आनी हवा, तो थोड़ा सा पेट भी फूलेगा एंड में। और तीसरी इसको बोलते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग, ये थोरैसिक का रीजन है। फिर है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। मैंने पेट के बारे में सोचा, देखो हवा पूरी पेट में गई, और जो मैंने आपको प्रक्रियाएं बताई हैं उसमें हम पेट में हवा नहीं लेते, सिर्फ हवा हम यहाँ सोच के लेते हैं। और एक प्रक्रिया में अनुलोम विलोम में हम यहाँ से खींचते हैं, नाक से, यहाँ से नहीं खींचते।
तो ये जानना भी जरूरी है। ये देखो, मैं नज़दीक आके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि देखो, मैं जब अपने नाक के द्वारा शक्ति को अंदर, ये श्वास को खींचूंगा, ये देखो कैसे मेरे ये नासिका हिलेगी। ये देखो मेरी सारी शक्ति यहाँ थी और थोड़ा तनाव भी आया चेहरे के ऊपर। और अगर मैं यहां से खींचूं, चेहरे पर देखना कोई तनाव नहीं आएगा। बल्कि मेरी नासिका भी नहीं हिली, क्योंकि मैंने यहां से हवा को खींचा। कैसे? जैसे आप एक कमरे के अंदर बंद हो, खिड़की खुली है, बाहर की हवा को अंदर मैं खींच रहा हूं, यहां बैठे बैठे वो हवा अंदर आ रही है खिड़की के द्वारा। ऐसे ही नाक को समझो कि वो खिड़की है, आपके अंदर आपका आत्माराम, आपकी जीव आत्मा वो श्वास को अंदर खींच रही है। और ये सिर्फ एक खिड़की है जिसके द्वारा हवा अंदर आ रही है। ऐसे इसको अनुभव करो, इसको ऐसे सोचो। तो ये हुआ यहां से श्वास लेना। अब देखो, जब मैं यहां श्वास लूंगा, यहां पेट ज्यादा नहीं हिलेगा, छाती फूलेगी और फिर अंत में जाके थोड़ा सा पेट फूलता है, क्योंकि पेट तक मैं हवा लेके गया। फिर उसको निकाला, हल्का सा पेट को खींचना है, उसको छोड़ देना। तो जब थोड़ा सा हल्का सा हम खींचेंगे अंदर पेट को, तब हमारी जो दूषित वायु है वो और आसानी से बाहर निकलती है और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। तो ये एफिशिएंट तरीका है, ये एक अच्छा ढंग है श्वास बाहर निकालने का। इससे आपकी प्रक्रिया ज़्यादा ठीक बैठेगी, ठीक है ना। तो आपने श्वास अंदर लिया और फिर श्वास निकाला। तो पहली प्रकार की जो भस्त्रिका, उसमें हम 3 सेकंड में श्वास अंदर लेंगे, 3 सेकंड में ही निकालेंगे। उसमें हम बीच में रोक के नहीं रखेंगे श्वास को। ये उसका पहला वर्जन है, उसका पहला तरीका। उसके बाद मैंने सिखाया था 6 सेकंड में अंदर लेना, फिर 6 सेकंड होल्ड करके रखना, फिर जब 6 सेकंड हम निकालेंगे तब पेट को ऐसे फिर से खींचना है। 3 सेकंड वाले में भी पेट को हल्का सा खींच के ऐसे छोड़ देना है। उसको खींच के पीछे नहीं खींचना जोर से, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है इसमें, ठीक है ना। लोग उसको फिर पेट को जोर से खींचते, ये नहीं, हल्का सा खींचा उसको छोड़ दिया, हल्का सा खींचा उसको छोड़ दिया। ये अंदर 3 सेकंड में लिया, फिर हल्का सा खींचा और वो 3 सेकंड में छोड़ दिया। जैसे ही आपने श्वास निकालना शुरू किया, वैसे ही पेट को अंदर हल्का सा खींचो और वो ज़्यादा गंदी जो हवा है अंदर की, जो दूषित वायु है, वो बाहर निकलेगी। दूषित वायु, दूषित है ना, मैं दूषित कहता हूँ, दूषित है तो हिंदी मेरी पहली जुबान नहीं है बाय द वे। और वैसे भी मेरा जन्म इधर यूके का ही है। तो हम तो 60s में यहाँ आए थे, तो मेरा तो जन्म 70 का है, 71 का। तो पंजाबी हमारी मातृभाषा, और पंजाबी और इंग्लिश कह सकते, क्योंकि इंग्लिश तो हर दिन बोलते थे, मगर पंजाबी घर में। तो हिंदी तो मैंने वैसे ही सीखी, क्योंकि मुझे भजन गाने का शौक़ था, हिंदी फिल्मों को देखने का शौक़ था, तो ऐसे ही मैंने हिंदी सीख ली। और फिर ऐसे धीरे धीरे संस्कृत और कई श्लोक ये स्तोत्र में सब कुछ आ गया है ऐसे, क्योंकि मुझे रुचि बड़ी है अपने धर्म से, अपने कल्चर से ना। मगर मेरा जन्म इधर का ही है, हम यूके में रहते हैं, और मगर मेरी शादी वहाँ की है, इंडिया की। तो हाँ, तो वो दूषित वायु वो बाहर निकलती है जब पेट को हल्का सा हम जब खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो पहले प्रकार की भस्त्रिका ये हुई। दूसरे प्रकार की भस्त्रिका हुई, हमने 6 सेकंड में अंदर लिया, 6 सेकंड होल्ड किया, 6 सेकंड में हमने श्वास को निकाला और फिर 6 सेकंड बाहर हवा को रोक के रखा, फिर हमने 6 सेकंड अंदर लिया। ये हुई दूसरी प्रकार की। इसमें भी पेट हल्का सा खींचते हैं जब हम उसको निकालते हैं हवा को। इसमें भी यहाँ पर ही ध्यान होना चाहिए, और यहाँ से आपने थोरैसिक ब्रीदिंग करनी है। यहाँ से आपने श्वास को खींचना है ऐसे, और ऐसे निकालना, ठीक है ना। तो इसमें जो हमने होल्ड को 6 के बाद 12 सेकंड होल्ड करना, फिर 18 सेकंड, फिर 24, फिर 30 सेकंड, और आप उसके बाद 36, 42, 48, 54, 60 सेकंड तक भी इस होल्ड को रख सकते हो। बीच का जो होल्ड है
श्वास को हम 6 सेकंड में लेंगे और 6 में ही निकालना है। आगे हम जब कोई समय आएगा हम और भी प्राणायाम सिखाएंगे जिसमें आप बाहर धीरे, इससे भी धीरे निकालते हैं हवा। अगर 6 में अंदर लिया है तो हम 30 में निकालते हैं, है ना। तो मगर वो बाद की बात है। ये जो मैं आपके फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब हम होल्ड करते हैं अंदर हवा को, हमारे फेफड़े ज़्यादा देर खुले रहते हैं, तो जो गंदगी होती है, जो ये म्यूकस होता है इसके अंदर, और ये गंदगी ये निकलती है बाहर, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए इस कोरोना के टाइम के लिए ये सारा कुछ मैंने इंग्लिश में और हिंदी में सब के लिए दिया हुआ है फेसबुक पे। आप ऑर्डर में उनको देखते जाएं वीडियो को, जो पहले शुरुआत में थे, और फिर उसको देखते जाएं और सीखते जाएं। देखो, प्रैक्टिस जो है वो किसी को परफेक्ट नहीं बनाती, जो अच्छी प्रैक्टिस है वो ही परफेक्ट बनाती है। सो प्रैक्टिस नेवर मेक्स परफेक्ट, ओनली गुड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छे ढंग से आप करोगे, और इसमें बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं प्राणायामों में जो आपको धीरे धीरे पकड़नी है, उनको समझना है और करना है। मगर इसका लाभ जो है इतना अधिक है, तो ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, ठीक है ना। पूर्ण, क्या कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रूपांतर, एक चेंज हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है ना। और बहुत सुंदर चेंज, और अपने आप चेंज, जिसमें आपको पता नहीं लगेगा, मगर आपके मन की वृत्तियां, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह, आपका अहंकार, ये सब चीज़ें टूटने लग जाती है। आप अगर शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, मच्छी खा रहे हो, वो चीज़ें अपने आप हटने लग जाएगी, आपको वो उनसे रुचि नहीं रहेगी। तो मैंने आपको चेतावनी दे दी, सावधान कर दिया। तो ये बड़ा एक प्यारा तरीका है, मगर करने से ही होगा। लोग तो सिर्फ सुनते रहते, करते हैं नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई लोग हैं, सुनो भी और उसको करो भी, और फिर उसको अनुभव करो। अनुभव से ही आपको पता लगेगा। मगर किसी भी चीज़ को कम से कम 40 दिन लगातार, तब वो टिकेगी आपके अंदर। वेरी गुड। तो भस्त्रिका के 2 मैंने तरीके बता दिए। तो एक मध्यम शक्ति से श्वास लेना है, और जिन लोगों को श्वास लेने की कोई भी प्रॉब्लम है वो ये नहीं कर सकते, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा आस्थमा है, तो वो ये प्रक्रियाएं नहीं कर सकते। तो आपके पास क्षमता होनी चाहिए श्वास लेने की। पहले बात तो यही है, ये सब वीडियोस में मैंने पहले समझाया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जितनी आपकी क्षमता, आपने उतना करना, आपने ज़बरदस्ती नहीं कभी करनी। ये नहीं कि उन्होंने मुझे कहा 6 सेकंड में अंदर लेना, मुझसे सिर्फ 3 सेकंड लिया जा रहा है, मगर मैं ज़बरदस्ती करके खींचता रहूँगा अंदर तक, मैं, और मुझे फिर 6 सेकंड के लिए होल्ड करना, मैं ज़बरदस्ती, मुझे हवा बाहर छोड़ने की ज़रूरत है, मगर मैं उसको रोक के रखूँगा ना, ये सब गलत है। जितनी आपकी क्षमता है आपने वैसे ही करना है। अगर आप सिर्फ 4 सेकंड में अंदर ले सकते हो, आपने 6 में लेना था, इसका मतलब आपने जोर से उसको पहले खींचा, अब आपके पास शक्ति कम है उसको पूरा 6 सेकंड खींचने की। तो ये आपको धीरे धीरे ये पता लगेगा कि मैंने पहले ही बहुत जोर से खींच लिया, मुझे एक हल्के ढंग से शुरुआत से खींचना था, ताकि मैं पूरे 6 सेकंड उस हवा को खींच सकता। क्योंकि मैंने सिर्फ उसको 3 सेकंड खींचा, इसका मतलब मैंने पहले बहुत शक्ति लगा दी, और शायद मैंने नासिका से खींचा, तो मेरा जोर यहाँ है, तनाव यहाँ है, और खींचना मुझे यहाँ से चाहिए था। अब मैं लंबा, चाहे मैं 12-15 सेकंड तक भी खींच सकता हूँ। आपको तो मैंने 3 सेकंड, 6 सेकंड और तीसरे प्रकार की भस्त्रिका 9 सेकंड खींचने के लिए सिखाया है। तो ये आपने करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो आम गलतियां होती है, कॉमन गलतियां, साधारण गलतियां, ये लोग करते हैं, ये चीज़ों को समझो। तो जितनी आपकी क्षमता है आप उतना, जब अगर आपको जरूरत है अब श्वास को निकालने की, आपने जबरदस्ती उसको रोक के नहीं रखना, आपने निकालना है, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ निकालना, कंट्रोल के साथ अंदर लेना, सहज रहना है हरदम, और स्थिर और शिथिल, ठीक है ना। कोशिश करो हिलना नहीं, आप शांति से बैठ के करो, आंखों को बंद, मन सहज, और आसपास ऐसे, जैसे मैंने तानपुरा का ये म्यूजिक लगाया हुआ है, रागनी के तानपुरे के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये लगा सकते हो, है, मगर कोई ऐसा म्यूजिक नहीं जिसमें आप गाने लग जाओ और झूमने लग जाओ। कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक आप पीछे लगा सकते हो, है ना। अरोमाथेरेपी है, कोई अच्छी खुशबू आपने लगानी है वो लगा सकते हो, जो भी आप, जैसे भी थोड़ी सी धूप लगानी, जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो, मगर आप आराम से बैठे, आप अपनी जगह में।
तीसरे प्रकार का है, हमने 3 भागों में हवा को बांटना है, निचले भाग फेफड़े के, विचकार के भाग में और ऊपरले भाग में। इसमें 3 मुद्राएं होती। ये पहली मुद्रा है, ये पहली मुद्रा है। ये जो 4 उंगलें हैं ये आपके जंघा के ऊपर होंगी और ये जो अंगूठा है आपकी कमर की हड्डी के ऊपर, ऑन योर पेल्विक बोन। पेल्विस की जो बोन होती है कमर की हड्डी, उसके ऊपर आप ये रखेंगे। फिर दूसरी मुद्रा है जब आप इसमें हमारे निचले भाग में हवा जाएगी, फेफड़े के निचले भाग में। फिर विचकार के भाग में तब जाएगी जब हम ये मुद्रा रखेंगे, पहली उंगल को, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के ऊपरले भाग से ऐसे जोड़ेंगे। तो यहां ये जो पॉइंट है इनको कमर की हड्डी पे फिर लगाना है ऐसे। तो आप ऐसे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते। इसमें केवल 2 तरीके हैं बैठने के, वो है वज्रासन ऐसे। तो मैं अपने एड़ियों के ऊपर बैठा हूं, ये जो हील्स है ऐसे, ये है वज्रासन। ये काफी मुश्किल है कई लोगों के लिए बैठना, इसीलिए अच्छी बात है कि आप ऐसे भी बैठ सकते हो। मगर इसमें ना चौकड़ी मार के बैठ सकते हो सुखासन में, ना सिद्धासन में बैठ सकते हो, ना ही पद्मासन में। उसमें ये नहीं काम करेगा, इसमें और वज्रासन में। और जो तीसरी मुद्रा थी जिससे हवा आपके फेफड़े के ऊपरले भाग में जाएगी, हम अंगूठे को बंद करेंगे और 4 उंगलों को ऐसे एक हल्की सी मुट्ठी बनाएंगे। ये मुद्रा जो है, यहां जहां हमारी चीची की साइड है, ये वाली साइड हमारे रीढ़ इधर की कमर की हड्डी के साथ ये लगेगी, पेल्विक बोन के साथ। और ऐसे नहीं बाजुओं को करना, ऐसे रिलैक्स रहो, छाती हल्की सी बाहर और गर्दन हमेशा एक लाइन में स्पाइन के साथ। आपका मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। ये एक और प्रैक्टिस की गलती है, लोग ऐसे बैठ जाते हैं स्लम्प, या ज्यादा ही अकड़ के बैठ जाते हैं, ये सब गलत है। तो ऐसे आराम से बैठे और फिर ये 3 मुद्राएं, ये लोअर लंग, फेफड़े का निचला भाग, ये फेफड़े का मध्य भाग, ये फेफड़े का ऊपर भाग। हवा जाएगी 9 सेकंड में अंदर लेना, 9 सेकंड में निकालना। इसमें जब हम 9 सेकंड अंदर लेंगे हवा, इसमें हमने 9 सेकंड होल्ड करना, फिर उसको 18 करेंगे, 27 करेंगे, मगर बीच में जो होल्ड करते हैं श्वास लेने के बाद। मगर इसमें हम जब श्वास निकालते हैं वो भी 9 सेकंड के उपरांत ही निकाल, 9 सेकंड के लिए ही निकालना है, मगर उसमें पेट नहीं खींचते, उसमें नहीं आपके पेट खींचना, ठीक है। और जो श्वास हम जब निकाल देते हैं 9 सेकंड के ऊपर, तो 9 सेकंड के बाद तो 9 सेकंड हमने अंदर लिया, 9 सेकंड रोक के रखा, 9 सेकंड में हमने निकाला, फिर 9 सेकंड उसको बाहर भी रखना है, फिर आपने 9 सेकंड अंदर लेना है, ठीक है। तो ये हुई भस्त्रिका के 3 प्रकार भस्त्रिका के। और बीच का जो होल्ड है वो ही बढ़ता जाएगा, 9 से 18 से 27 से 36 फिर 45 20 कर सकते हो सेकंड ऐसे। उसके बाद 54 सेकंड भी कर सकते हो फिर उसके बाद, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद आप ये आपने निचले फेफड़े के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, इसके ऊपर 3 मिनट, विचकार के फेफड़े के ऊपर 2 मिनट और ऊपरला जो भाग है इसमें 1 मिनट, तो ये 6 मिनट। तो पहली प्रक्रिया आपने 3 से 5 मिनट की, जो दूसरी प्रक्रिया है वो भी 3 से 5 मिनट की, और ये 6 मिनट। तो टोटल ये आपका मैक्सिमम आपका ये 15 मिनट हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। और ये सबसे जरूरी है क्योंकि फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना है। और मध्यम शक्ति को अब आप समझ लो कि मध्यम शक्ति क्या है। ये देखो, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं नजदीक आके। ये देखो, ये है मध्यम शक्ति। अंदर श्वास लेना, अब ये मध्यम से हल्की शक्ति है। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 3 महीनों में, या आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, तो आपने मध्यम शक्ति से थोड़ी हल्की ऐसे करना है।
ये हुई एक हल्का डन। देखो ये सिर्फ जब आप वीडियो से करेंगे, आप टीवी को देख के करेंगे तो आपको अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, वैसे देखने से ही ये पता लगता है। तो अगर आपका लोकल कोई प्राणायाम का टीचर है, उसके पास जाकर ये जब आप जा पाएंगे तो अब आपको ये दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हम वीडियो के ज़रिए कैसे देख सकें आप कैसे कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो असल में तो बैठ के ही पता लगता है, मगर फिर भी कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, शायद आपसे हो जाए। तो बार बार इन वीडियो को रिवाइंड करें, देखें, तब ये आपको पता लगेगा। अब हमने कपालभाति को देखना है थोड़ा सा, कैसे कपालभाति की जाती है, इसमें कौन सी 3 प्रमुख गलतियां हैं। तो पहली गलती है, जिस शक्ति से हम श्वास को निकालते हैं उस शक्ति से हमने अंदर नहीं खींचना, वो अपने आप श्वास वापस अंदर आएगा। ये देखो, जब हम जोर से श्वास को बाहर निकालते हैं, जैसे हम छींक मार रहे हैं, जैसे हम छींक मारते हैं तो एक शक्ति के साथ बाहर निकल रहा है श्वास, तो अपने आप पेट अंदर जाना चाहिए। ये सबसे पहली गलती है, लोग पेट को अंदर खींचते हैं, फिर उसको अंदर सकोड़ के भी रखते हैं, खींच के रखते हैं, ये गलत है। पेट अपने आप अंदर जाना चाहिए, ये नेचुरल एक मूवमेंट है, ये प्राकृतिक एक मूवमेंट है, अपने आप पेट ऐसे हिलना चाहिए अंदर। ये मैं नहीं खींच रहा, चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, नाक के द्वारा श्वास बाहर निकल रहा है। और यहां पर महसूस करो कि यहां जैसे हवा अटकी है और उसको आप तुरंत ऐसे बाहर फेंक रहे हो, जैसे हम छींक मार रहे हो। तो जब आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद लोगों की सोच ये होती है, जो दूसरी बड़ी गलती है, कि मैंने इतनी शक्ति से उसको निकाला, अब मैं उतनी ही शक्ति से उसको अंदर खींचूं तभी तो मेरे पास फिर शक्ति आएगी उसको बाहर छोड़ने की। गलत। जितनी शक्ति से आपने निकाला उसके बाद वो सहज और फास्ट अंदर आता है, वो सहज भी आता है और फास्ट आता है, तो वो अपने आप इनफ हवा खींच लेता है ताकि आप फिर से श्वास को बाहर छोड़ सके। तो इसमें जबरदस्ती नहीं खींचना। ये देखो, आप अगर आपको सुनाई दे श्वास कैसे अंदर आ रहा है, अब अगर आपको ये वीडियो जो सारे मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं उनको सुनने में कोई दिक्कत है, मैंने समझाया कई लोगों को, आप ईयरफोन लगा के तो आपको ये बहुत क्लियर सुनाई देगा। जब आप ईयरफोन लगाएंगे ना तो ये आप बार बार देख सकते हो, सब रिकॉर्डेड है, तो आप उसको समझ पाएंगे और श्वास को भी सुन पाएंगे। तो अगर लैपटॉप है, आईपैड, जो भी आपके फ़ोन के ज़रिए जो ऐसे भी आप देख रहे हो, तो ईयरफोन के साथ ये और आपको सही सुनाई देगा। अगर क्योंकि आप लोगों के बीच में बैठे हो, सभी सुन रहे, तब शायद कई चीज़ें आप ना पिकअप कर पाए। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी गलती होगी। तीसरी है ये शक्ति, जो मैंने शक्ति का समझाया, कितनी शक्ति लेना चाहिए, मध्यम शक्ति से कम। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कोई भी हृदय की समस्या और या कोई भी ऑपरेशन हुआ हो पिछले 3 महीने में, आप मध्यम शक्ति से नहीं कर सकते, ये वाली हल्की तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी पेट अपने आप अंदर जाता है, और ये मध्यम शक्ति। इसमें मुद्रा ये रखो कि पहली उंगल को अंगूठे के मूल में लगाओ। अगर आपको बॉडी में, शरीर में कोई कष्ट है, कोई पेन है, तो ऐसे रख के एक ही मुद्रा रख के आप पूरे ये 15 मिनट लगातार करें। अगर बीच में आपको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है तो 5 मिनट, जैसे मैंने पहले समझाया था, कम से कम प्राणायाम को करना है। फिर आप आधा मिनट से 1 मिनट विश्राम कर सकते हैं, मगर उसमें आंखें नहीं खोलनी, इधर उधर नहीं देखना, शरीर को नहीं हिलाना। फिर 5 मिनट करें, फिर विश्राम, फिर 5 मिनट, नहीं तो लगातार 15 मिनट करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभदायक वही है। ऐसे ही अनुलोम विलोम भी 15 मिनट करना चाहिए। और भस्त्रिका भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हम फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इस कोरोना वायरस से हम अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ रखना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी आए, हमारे फेफड़ों के ऊपर कोई ज़्यादा असर ना पड़े, तब हमने इसको भी 15 मिनट मैक्सिमम तक, आप एक सिटिंग में, एक बैठक में जब आप बैठते हो प्राणायाम के लिए, उसमें 15 मिनट तक कर सकते हो। सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, मगर एक बार ही दिन में कर ले, वही बहुत है। ठीक है ना। और सुबह के घंटों में करेंगे तो ज़्यादा लाभ है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है। तो अब
कपाल भाती भी आपने समझ लिया। ये जो हमारे आम गलतियां होती है, लोग तनाव डालते हैं, कंधों को उठाते हैं, ये सब गलत है। ये शरीर वैसे, ये देखो, ये अपने आप कंधे ऊपर उठते हैं हल्का सा, और ये थोड़ा सा झटका आ रहा है क्योंकि मेरा पेट इतना अंदर जा रहा है, तो इसलिए शरीर ऐसे हिल रहा है, मगर मैं ऐसे नहीं कर रहा कंधों। चेहरे पर बिल्कुल शांत और कोई तनाव नहीं। ये है कपाल भाती। तीसरा जो है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपने या तो अपना राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडेड हो, सज्जा हाथ आप इस्तेमाल करते हो, तो सज्जे हाथ से राइट नासिका को बंद करते, हमेशा लेफ्ट से अंदर लेते हैं। हमेशा हमारी लेफ्ट नासिका जो है ना, वो उसी से हम श्वास अंदर लेते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, इन 2 उंगलियों से, बीच की 2 उंगलियों से इधर की साइड को बंद करना, इधर की साइड आप अंगूठा यूज करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ जहां पर आपकी हड्डी, ये जो नाक की हड्डी यहाँ रुकती है, यहाँ पर हल्का सा अंगूठे से दबाना है, जोर से नहीं दबाना, ये भी गलती है। जहां पर आप तनाव पैदा करोगे ना, वो आपके ध्यान को भटकाएगा और आपका ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ है, ये जोर सब यहाँ है, अब मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। ये नहीं करना, इसलिए हल्का सा, और श्वास के ऊपर अपने ध्यान रखना कि कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर। और यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, या टिप ऑफ नोज, या यहाँ पर नीचे, यहाँ कैसे श्वास अंदर आ रहा है और कहाँ से बाहर अंदर आ रहा है, और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो यहाँ जब इधर बिल्कुल नीचे, यहाँ जहाँ मेरी मूंछ के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आपने अपने ऊपर ध्यान रखना है यहाँ, ये जरूरी नहीं आपकी मूंछ होनी चाहिए सॉरी तो ये कहाँ ध्यान करना है, और लेफ्ट से अंदर लेना है, फिर राइट से निकालना है, राइट से अंदर लेना है, फिर लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। तो ये एक अनुलोम विलोम है। इसमें मध्यम शक्ति से थोड़ी कम शक्ति, इसमें भी 2 से 3 सेकंड के उपरांत अंदर श्वास लेना, फिर 2-3 सेकंड में निकालना। इसमें बीच में रोक के नहीं रखना, मगर इसमें एक लय, हल्की सी लय होनी चाहिए। देखो, यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो, फिर चेहरे पर कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आंखें इसमें बंद रहनी चाहिए। वैसे सारे प्राणायामों में आंखें बंद रहनी चाहिए शुरुआत से लेके अंत तक, मगर इसमें ये नहीं आपने करना कि आपने आंखें बीच में ऐसे खोल लेनी, ताकि जो आपने शक्ति अंदर पैदा की हुई ना, जो वो सब बाहर निकल आती है आंखों के द्वारा। तो ये मत करना। तो क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन वैसे भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा जाता है, और पूरे आपके नर्वस सिस्टम को, आपका जो मेरुदंड है और आपका पूरा स्पाइन है ना, रीढ़ की जो हड्डी, उसमें सारा ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ ब्रेन पूरी ऑक्सीजन से भर जाती है, मगर यहाँ आप आंखें खोलेंगे आपको ठंडक महसूस होगी, तो ये गलत है। अनुलोम विलोम में और भी खास ध्यान देना है कि इसमें आंखें ना खुलें। वैसे सभी प्राणायामों में आंखें बंद रखें शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट ना हो जाए। और शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक ध्यान जो मैंने समझाया हुआ है वो बहुत आवश्यक है ये प्राणायाम करने के लिए। अनुलोम विलोम मैंने अब लगभग समझा दिया है। इसमें ध्यान यहाँ रखें, अगर आप हो सके ध्यान का थोड़ा बता दूं, जब श्वास अंदर बाहर आए तो यहाँ आप ध्यान रख सकते हो, मगर यहाँ पर भी आप सोच सकते हो कि मेरे श्वास यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अगर हो सके तो सहस्रार चक्र तक, क्राउन चक्र तक अपना ध्यान लेके जाए। जब आप अंदर श्वास खींचे यहाँ तक, बाहर निकाले यहाँ से यहाँ तक। अगर इससे भी ज़्यादा आपसे हो सकता है तो श्वास यहाँ से यहाँ तक जाके फिर नीचे जाएगा, सिर के पीछे नीचे, उसके बैक साइड से पूरे स्पाइन के डाउन द स्पाइन, मतलब मेरुदंड के द्वारा आपके मूल आधार चक्र तक, जो आपका एनस है उसके थोड़ा ऊपर, वहां तक जब एक श्वास अंदर लेंगे। फिर जब बाहर निकालेंगे वहां से रीढ़ की हड्डी से ऊपर से श्वास आता हुआ ऐसे सिर से ऊपर आता हुआ यहाँ से ऐसे निकलेगा,
अगर हो सके। ये काफ़ी सोच है इसमें, और कई लोगों के लिए ये कठिन होगा, इसीलिए ये जरूरी नहीं है, मगर कम से कम श्वास जब अंदर ले यहाँ तक सोचे, फिर बाहर निकाले यहाँ तक, फिर अंदर, फिर बाहर, और यहाँ से देखे श्वास निकल रहा, या यहाँ या यहाँ पर। ये हो गया अनुलोम विलोम। ये भी 15 मिनट करना है, कम से कम 5 मिनट, फिर बीच में विश्राम कर सकते हो मगर आंखें ना खोलना। और ये आपकी 3 प्रमुख प्राणायाम हो गए। अब इसमें समय हमारा बीत गया, मेरे पास इतना समय नहीं अब कि मैं आपको दूसरा समझाऊँ, कुछ मैंने अब यहाँ विश्राम देना पड़ेगा। तो हमने उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और अग्निसार के बारे में, उनकी जो प्रॉब्लम्स है लोगों में आती है, तो वो एक और वीडियो मैं करूँगा। अभी इसमें हमने काफ़ी समझा दिया, बैठने से लेके आपका वातावरण कैसे होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, और जो 3 प्रकार की भस्त्रिका है जो सबसे जरूरी है, पहले वो ही होनी चाहिए, फिर कपालभाति और उसके बाद अनुलोम विलोम। ये 3 तो आवश्यक है सभी के लिए हर दिन। तो ये 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ये 45 मिनट की एक्सरसाइज हो जाती है। 5 मिनट आप थोड़ा सा बेसिक ध्यान करेंगे शुरुआत में, अंत में भी 5 मिनट कर सकते हो, तो ये आपका 55 मिनट 50 मिनट हो जाते हैं। बहुत है अगर आप इतना कर ले। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप वहाँ लिख दें, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मगर ये लोगों ने जो प्रश्न मुझे भेजे थे, ये सारी चीज़ें मैंने जो कवर की है, ये मेन चीज़ें हैं। श्वास हमेशा नाक से अंदर लेंगे, बाहर ही नाक से ही निकालेंगे। लब हमेशा हमारे बंद रहते हैं, मगर और प्रक्रियाएं भी हैं जिसमें लब श्वास मुख से भी लिया जाता है, और प्रक्रियाएं भी हैं जहां श्वास पेट तक भी लिया जाता है, मगर यहाँ नहीं। सिर्फ भस्त्रिका में आप अगर कर सके तो श्वास को पेट तक लेके जाएंगे, मगर पहले यहाँ तक श्वास का ध्यान होगा, यहाँ से इधर फैलेगा, फिर फेफड़ों को ऊपर से लेकर नीचे भरेगा। जब वो भर जाएंगे, जैसे पानी भरता है एक ग्लास में, फिर आप अंदर अंदर श्वास लेते जा रहे हो, तो वो क्या होगा, अगर पानी को ज़्यादा डालते रहोगे और ग्लास पूरा भर गया, वो स्पिल होगा, मतलब वो गिर जाएगा ना ग्लास से। ऐसे ही वो हवा जो है फिर गिर के हमारे पेट के अंदर जाती है, पेट फिर अंत में जाके फूलता है, तो पेट तक श्वास जाना चाहिए। ये प्रक्रिया, इसको डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं, एक गहरे लंबे श्वास लेना यहाँ तक। मगर पेट के ऊपर सोचना नहीं, अगर आप पेट के ऊपर सोचोगे तो केवल पेट में हवा जाएगी। देखो, ये देखो, पेट पे मैंने सोचा, केवल पेट तक हवा गई। ये अलग प्रक्रियाएं हैं, ये इसमें नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ने बहुत लाभ उठाया होगा, और आपकी जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपका अच्छा चल रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते से आप अपने आप कर रहे हो। उससे पहले मैंने 2-2.5 हफ्ते के उपरांत आपको सारी वीडियो दे दी थी, वो सब है, उनको बार बार देखें, लोगों को बताएं, लोगों के साथ शेयर करें। आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है ए और जे योगा गुरु, वो टाइप कर दें यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मैं फिर ये लाइव वीडियोस भी करना शुरू करूँगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि एक सर्टन नंबर आपको चाहिए होता है लोगों का। तो अगर आप सबको बता दें तो सब्सक्राइब कर दें उस यूट्यूब चैनल, जो भी यूट्यूब चैनल पर AJ योगा गुरु, तो आपको फिर बार बार मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे और मैं फिर और वीडियोज़ कर पाऊँगा। और फेसबुक के ऊपर जो है ना, तो वो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आपको भेजनी पड़ेगी, तभी आपको सारी वीडियो एक्सेस होंगी। कई वो वीडियो है जो ब्रीदिंग की है वो पब्लिक नहीं है, वो जो फ्रेंड्स बने हुए उन्हीं को दिखती है, तो वहाँ पर आप सारी वीडियोस देख सकते हो। और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बताएं, इसके द्वारा आप भी अच्छा कर्म कमाएं, और क्यों लोगों को स्वस्थ करें, लोगों को बताएं, उनको कहो कि जुड़े। और आप सबको नमस्कार।